नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे देश में इस समय एक अजीबोगरीब टाइप का बहस चल रही है। वो बहस अजीबोगरीब मैं इसलिए कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति को लेकर बहसें लगातार चलती रही हैं। एक ग्रुप लगातार कहता है कि गंगा जमुनी संस्कृति है, यहाँ मिक्स हो चुकी हैं बहुत सारी प्रजातियाँ, इसलिए भारत की कोई अपनी संस्कृति बची नहीं। जबकि दूसरा राइट विंग जिसको कहते हैं वो लगातार कहता आया है कि भाषा के आधार पर आइडेंटिटी, जाति के आधार पर आइडेंटिटी, रीजन के आधार पर आइडेंटिटी या स्त्री पुरुष के आधार पर आइडेंटिटी, छोटा बड़े के आधार पर आइडेंटिटी, गोरे सांवले काले इनके आधार पर आइडेंटिटी, ये बहुत स्मॉल आइडेंटिटी है। कल्चर एक बहुत स्मॉल आइडेंटिटी है, कल्चर इसको नहीं कहते। उन्होंने लगातार वो ग्रुप ये मानता चला आया है कि भारत में अगर संत तुकाराम कहीं पैदा होते हैं तो वो पूरे देश के संत हो जाते हैं, रविदास पैदा होते हैं तो पूरे देश के हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि की तो वो पैदा कहीं पर हों, किसी जाति में हों, लेकिन वो पूरे संत के, पूरे देश के संत हो जाते हैं। और इसी प्रकार शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य पूरे देश के शंकराचार्य हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई भारत माता की सेवा करने वाला संत, कोई भारत माता की सेवा करने वाला महापुरुष भारत में किसी भी जगह पर पैदा हुआ हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों या फिर गुरु गोविंद सिंह जी, वो कहीं पैदा हुए हों, किसी जगह पर पैदा हुआ हों, किसी परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन वो पूरे देश के हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो बड़ा ब्रॉडर व्यू है वो देश का एक है। ऐसा मानने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा का एक बयान आया। सह सरकारवा मैं बात कर रहा हूँ माननीय अरुण कुमार जी की। अरुण कुमार जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया और वो कन्फ्लिक्टिंग रेजोल्यूशन द आरएसएस वे ऐसा करके एक पुस्तक पब्लिश हुई। उस पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। विमोचन हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उस समय कहा था कि मैं अरुण कुमार जी के बारे में बता दूं आपको। अरुण कुमार जी संघ के प्रचारक हैं और संघ के प्रचारक रहते हुए वो जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा मूवमेंट चला, चाहे वो अमरनाथ का मूवमेंट हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का मूवमेंट हो, उसमें वो प्रमुख भूमिका में रहे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में आर्टिकल 370 का सफाया हुआ, आर्टिकल 35 कैपिटल ए का सफाया हुआ, अमरनाथ की लैंड जो मुसलमानों को दे दी गई थी उसमें मुक्ति आंदोलन चला, उसमें उनकी ही अग्रणी भूमिका थी। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो देश के बहुत सारे इश्यूज़ पर बेसिकली काम करके यहाँ तक पहुँचे। अब वो आरएसएस के सह सरकारवा हैं, वो बीजेपी के भी संरक्षक या समन्वयक के नाते काम कर रहे हैं। वो पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। पुस्तक का विमोचन करते समय वो आरएसएस की बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम दो ही बातें मानते हैं, या तो वो जो संघ के अंदर है और या वो जो अभी आना बाकी है। यानी कि पूरे देश में एक एक नागरिक के लिए उन्होंने एक परिभाषा गढ़ दी और एक परिभाषा में ही उन्होंने कह दिया जो संघ के साथ है और जो संघ के साथ आना बाकी है। ये बयान उनका आया, ठीक है, ये बयान उनका अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि संस्कृति एक है, भारत वन लैंड वन पीपल, यानी कि भारत एक भारत है और उसमें एक जन है और हम सब भारत माता की संतानें हैं। इस वजह से हम सब भाई बहन हैं और हम सबको भारत माता की चिंता करनी चाहिए। हमारी छोटी आइडेंटिटी हो जाती है और हमारी छोटी आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से रहती है, जैसे अगर कोई कहे कि मैं एडवोकेट हूँ, कोई कहे मैं डॉक्टर हूँ, तो उसकी एक छोटी आइडेंटिटी है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो भारत माता की संतान नहीं। इसी प्रकार उसकी जाति है, एक छोटी आइडेंटिटी है, उसका रिलीजन है, एक छोटी आइडेंटिटी है, उसकी भाषा है, एक छोटी आइडेंटिटी है, उसका रहन सहन है, वो एक छोटी आइडेंटिटी है। लेकिन भगवान राम को सभी मानते हैं, ये एक बड़ी आइडेंटिटी है। भगवान श्री कृष्ण को सभी मानते हैं, तीर्थाटन सभी करने जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर सबका सब पर विश्वास है, ये एक बड़ी आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी का पार्ट होने के नाते हम एक जन हैं, सगे भाई बहन हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये बयान दिया था। अपने संघ के प्रचारक ऐसे बयान देते ही हैं, उनकी जो रेजोल्यूशंस के बारे में वो बात करते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका एक रिपरकेशन विधानसभा में दिखाई दिया। कर्नाटक विधानसभा का मामला है। कर्नाटक विधानसभा में
सीतारमैया बोल रहे थे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, और बोलते बोलते वो बीजेपी आरएसएस कुछ ऐसा बोल गए, और कुछ बीजेपी आरएसएस से कन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने कहा, और कहा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से संबंध हैं, लेकिन उसके बाद आइडियोलॉजी को लेकर मेरा डिफरेंस है, ऐसा कुछ। विधानसभा के अध्यक्ष उस समय बैठे हुए बोलते बोलते ये बोल गए, आप हमारे आरएसएस के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं। जैसे ही शब्द इस्तेमाल किया, हमारे आरएसएस के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारी आरएसएस वैसी नहीं है जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, वो सबके विषय में सोचता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही था कि कांग्रेस के एक दूसरे विधायक ज़हीर अहमद खड़े हुए, उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया। सीतारमैया जी ने उसका जवाब नहीं दिया था, उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया। उनके वो पॉइंट पकड़ते ही बवाल होना स्वाभाविक था। उन्होंने पॉइंट पकड़ते हुए कहा, आप विधानसभा अध्यक्ष की एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सीतारमैया को बुरा नहीं लगा। सीतारमैया, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अक्षुण्णता पर विश्वास करता है, परम वैभव की तरफ ले जाने पर विश्वास करता है, भारत को एकजुट एक जन बनाने पर विश्वास करता है, भारत विरोधी सभी शक्तियों के निस्ते नाबूद करने का अपना विचार रखता है, और वो हर उस विषय पर काम करता है जिस विषय पर भारत विरोधी शक्तियाँ काम कर रही होती हैं या भारत के विभाजन के मंसूबे लोग पाले होते हैं। और ज़हीर अहमद तो आप सोच ही सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति को कितना मानते होंगे। वो तो खाड़ी में अपने पूर्वज ढूंढ रहे होंगे जहां वो पैदा नहीं हुए, और उनके पूर्वज खाड़ी में मिलने नहीं हैं, इसलिए भारत में उनका मस्तिष्क लगता नहीं है, तो उनको चोट लगना स्वाभाविक था। वैसे ही वो खड़े हुए, और खड़े होते ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से ये बात कह डाली। उन्होंने कहा, आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए ये कह रहे हैं, हमारा आरएसएस, आपको शर्म आनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बिल्कुल भी कोई कोताही न बरतते हुए कहा कि आज मैं कह रहा हूं आरएसएस, और मैं क्यों ना कहूं हमारी आरएसएस। मुझे किसने रोका है ये कहने में कि आरएसएस हमारी है, मुझे किसने रोका है, और मैं क्यों ना कहूं कि मैं संघ का व्यक्ति हूं, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल तुमको भी ये कहना ही होगा कि तुम संघ के, आपको ये कहना ही होगा कि आप आरएसएस के हैं या आरएसएस के अंदर हैं। ये बात जब कह दी विधानसभा अध्यक्ष ने, तो और बवाल होना स्वाभाविक था। माजरा निकला कि पूरी विधानसभा में कांग्रेस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, शूटिंग शुरू कर दी, हाउटिंग शुरू कर दी, जो भी वो कर सकते थे, और पूरे देश भर की मीडिया ने बवाले जान मचाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक पार्टिकुलर ग्रुप जो ये मानकर चलता है कि भारत में हिंदू का मतलब एक्सट्रीमिज्म, भारत में हिंदू का मतलब अलग, यानी कि वो मिलिटेंट, वो कोई अलग अलग, मैं वो सह सरकारवाजी की, माननीय अरुण कुमार जी की बात को दोहराऊं, मैं उसकी क्लिप भी, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स भी बीच में लगाऊंगा, और टीम से कहूंगा कि वो क्लिप्स जो उनके स्टेटमेंट की हैं वो लगाइए, ताकि समझ में आए कि देश में संघ क्या कहना चाहता है और विरोधी क्या विचार बनाकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि सन 1950 में ही हमारे खिलाफ इन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा था। कोई कहता था इटालियन एक्सट्रीमिज्म भारत में आ चुका है, कोई कहता था कि ये हिटलर बन गए हैं, कोई कहता था कि एक्सट्रीमिज्म है, कोई कहता था ये टेररिज्म है, कोई कहता था ये, कोई कहता भगवा आतंकवाद, अभी भगवा आतंक तक चला है। और उन्होंने कहा ये टर्मिनोलॉजी हमको पहले से गढ़नी शुरू लोगों ने कर दी थी, और अभी भी ये टर्मिनोलॉजी ही इंटेलेक्चुअल वर्ग में लगातार आती हैं। वो भी कॉन्सिस्टेंट हैं, हम भी कॉन्सिस्टेंट हैं, हम कॉन्सिस्टेंट ग्राउंड पर हैं। आज हम 15 दिन के अंदर पूरे देश के एक एक गांव में सूचना पहुंचा सकते हैं बिना किसी माध्यम के। संघ की संकल्पना राम माधव जी ने करते हुए कहा कि अपना काम जब शुरू हुआ तो हमने पहले दिन से माना सर्वेशाम अविरोधे, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमारा कोई विरोध कर सकता है लेकिन हमारा वो विरोधी नहीं। हमने समाज में दो ही तरह के लोगों को माना है, एक वो जो संघ में आ गए, एक वो जो संघ में आना बाकी है। इसके अलावा कोई नहीं है। हमारा कन्विक्शन है और इसी कन्विक्शन के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए जितना भी विरोध करता है उसके विरोध के बाद भी हम उसके पास जाना छोड़ते नहीं हैं और हम उसके प्रति कभी कटु होते नहीं हैं।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सारी धारणा इसलिए है कि हम उस तक पहुंच नहीं से। जिस दिन हम अपने आत्मीयता के आधार के ऊपर और हमारी जो विचार है उसके आधार पर उस तक जाएंगे, उस दिन वो हमको समझेगा, हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। और ये पिछले 90-95 साल का 96 साल का हमारा अनुभव है। कितने ही विरोधी ऐसे हैं जो हमारे साथ आकर खड़े हुए, हमसे ज़्यादा, हमारे से अधिक और संघ के बारे में बोलने वाले ये हो गए, ये हमारा अनुभव भी है। अब मैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी एक मीडिया में एक कमिटेड है, जितने हम कमिटेड हैं उतने वो भी कमिटेड हैं कि जो हमारी परसेप्शन बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते। और उसके कारण भी है, मैं वो सब अप्रमाणिक है ऐसा नहीं कहूँगा, उन तक शायद हमारी पहुँच कम हुई होगी। हम यही मानते हैं कि जो लोग हमारे बारे में ठीक नहीं लिख पा रहे, उसका कारण वो नहीं है, इसका कारण यह है कि शायद हम उन तक आज तक पहुँच नहीं सके। इटालियन फासिज्म, हिंदू तालिबान, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभी हम लोग सुनते हैं, जिन शब्दों के बारे में वास्तव में वो जो मैंने कहा कि इकोसिस्टम की एक कंटिन्यूटी है। संघ के ऊपर मैंने एक बार देख रहा था कि पहली रिसर्च बुक कौन सी आई, ऐसे हमने थोड़ा तलाशना शुरू किया तो मेरे को ध्यान में आया 1950 में एक जीन ए करन जूनियर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुस्तक लिखी द आरएसएस मिलिटेंट हिंदुइज्म, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस फॉर ईस्टर्न सर्वे करके उन्होंने ये किताब छापी। ये मुझे पहली संघ के ऊपर एक रिसर्च बुक ये मिली। अभी संघ कितना बड़ा था 1950 के अंदर, संघ की तो प्रतिबंध के बाद ताकत भी नहीं थी, अभी तो हम अपने को संभाल ही रहे थे, हमारे पे रिसर्च शुरू हो गए। और उन्होंने 1951 में फिर पुस्तक लिखी, उसका प्रकाशन हुआ फिर दोबारा से, वो पुस्तक के रूप में आई, वो तो रिसर्च था। और वो पुस्तक था मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ए स्टडी ऑफ आरएसएस। अभी जनसंघ भी शुरू नहीं हुआ था, अभी राजनीति तक तो हमारा कोई संबंध नहीं था। और सरदार पटेल उस समय संघ को कह रहे थे कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर देश के निर्माण में काम करिए। उस कालखंड में हमारे बारे में एक रिसर्च के आधार के ऊपर एक पुस्तक छपी, मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। और क्रिस्टोफर जेफरलेट जैसे लोगों की तो अपार कृपा हमारे पर रही। और ये जो सब लेखन है, ये सब टर्म जो आज हम कॉइन किए हुए शब्द सुनते हैं, इटालियन फासिज्म, ये जो आज हम सुनते हैं कि वो रेशियल प्योरिटी कंसेप्ट ऑफ हिटलर, जिसको संघ, ये सब उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये वहाँ से शुरू हुई। कॉन्टिन्यूटी हमारी भी थी, हमारी ज़मीन पर थी, उनकी कंटिन्यूटी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में थी, जिसके कारण से ये स्थिति बनी है। मुझे लगता है इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्व ये है कि जो लोग संघ को प्रामाणिक होकर संघ की निगाह से समझना चाहते हैं, उनके लिए रतन जी ने एकेडमिक बेस के ऊपर उन्होंने उसका एक रिसर्च किया, विद रेफरेंसेस किया, और उसको एक पुस्तक के रूप में सबके सामने लाकर एक अच्छा और दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है, जो संघ को संघ की निगाह से समझना चाहते हैं। संघ में ऑफिशियली कहना 3 ही चीज़ों का रहता है, तो हमारे सरसंघ चालक, सर कार्यवाह समय समय पर स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं, वो हमारे लिए होता है, और तीसरा अपने संघ के रेजोल्यूशंस। तो ये तीनों जो है ये उसके आधार के ऊपर ये पुस्तक है। और केवल रेजोल्यूशंस नहीं है, रेजोल्यूशंस के साथ हमने उसके बाद जो किया उसको भी उन्होंने उसमें अंदर समेटने की कोशिश की है। पहली बात ऐसी है, 1 नेशन 1 पीपल 1 संस्कृति। मैं कल्चर जानबूझ के शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, कल्चर वो बहुत छोटी है। ये जो एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति, ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा नारा नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर भाषा मत पंथ, हर प्रकार के रहन सहन खान पान वाला व्यक्ति, इस देश के अंदर एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति। ये जो सारी हमारी सोच बनती है, जो हमने काम किया है, उसके मूल में ये है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और हमारा संघ का राष्ट्र को लेकर जो हमारी कल्पना है, ये जो वेस्ट में राष्ट्र की कल्पना शुरू हुई, जो सिटी स्टेट से प्रारंभ हुई, एम्पायर्स में आई,
थियोक्रेटिक स्टेट की ओर बढ़ी, थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने। हमारा राष्ट्र वैसा नहीं। हमारी राष्ट्र की कल्पना हमारी एक हजारों साल की एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक कल्पना है। हमारा राष्ट्र का जीवन एक प्रवाह है जिसके मूल के अंदर एक दर्शन है। सब में हमने एक तत्व को देखा। जब सब में एक है तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं हो सकता। सब में एक है तो विविधता दिखती है, वो विविधता नहीं है। उस विविधता के पीछे के उस एकत्व को देखने की आवश्यकता है। जीवन का लक्ष्य ये सुख की प्राप्ति है। ये सुख जो है ये भौतिक बातों में नहीं है। आत्मा का सुख यही सच्चा सुख है और वो प्राप्त करना है तो वो भोग से मिलने वाला नहीं है। अंततोगत्वा जीवन को एक अध्यात्म के आधार के ऊपर जीवन की देखने की दृष्टि, ये जो एक हमारा दर्शन था, उस दर्शन के आधार के ऊपर हमारे मूल्य बने। सहिष्णुता, सत्य, आत्मीयतापूर्ण दृष्टि, सबके साथ लेकर चलने के पीछे का जो भाव है वो उसके अंदर दया, करुणा, और ये मूल्यों के आधार के ऊपर हमारी संस्कृति बनी। प्राणी मात्र का विचार करना, अतिथि सत्कार करना, ये जो हमारे व्यवहार में छोटी छोटी बातें दिखाई देती हैं, ये उसके पीछे का अपना विचार है। सारे देश के अंदर हमने विविधता को कभी भेद नहीं माना, उसको भेद का कारण नहीं माना। हमने कभी एक वननेस की कल्पना नहीं की। हमने सारे देश के अंदर इस संस्कृति के आधार के ऊपर ये विविधता जो है, उस विविधता के पीछे के एकत्व को देखा। इसलिए भारत कैसा बन गया। हमारे यहाँ भाषाएं अनेक थी, भाव एक है। हर भाषा के अंदर एक ही भाव के आपको गीत मिलेंगे, आख्यान मिलेंगे, सब प्रकार के मिलेंगे। देश के अंदर कोई भी महापुरुष कहीं भी जन्मा, उसने विचार पूरे राष्ट्र का किया। महापुरुष वो पूरे देश का हो गया। वो संत नामदेव महाराष्ट्र से पंजाब में आए तो पंजाब के हो गए। शंकराचार्य पूरे देश के बन गए। मध्वाचार्य पूरे देश के हो गए। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा तक पूरे देश की हो गई। गौतम बुद्ध पूरे देश के हो गए। वो एक मत पंथ के नहीं रहे। हमारे यहाँ मत पंथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन सब मत पंथों के अंदर उसके पीछे का जो मूल्य है वो सबका समान था। शील, करुणा, वो जो मूल बातें थी वो सब एक रही। ये जो भारत के जीवन की जो विशेषता है, इसको हमने इस देश के राष्ट्र जीवन का आधार माना है। इसलिए हमको कुछ भेद लगता नहीं है।